नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों जिनमें दौसा, देवली, उनियारा, चौरासी, झुंझुनू और खीवसर पर उपचुनाव होने हैं। यहां कांग्रेस या गठबंधन वाली पार्टियां आरएलपी और बीएपी के पूर्व विधायक थे जिनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में 25 में से 14 सीटों पर सिमटने के बाद बीजेपी खुलकर प्रदेश में कांग्रेस को टारगेट कर रही है और अटैकिंग मोड में है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी एक दिन पहले दौसा और टोंक के दौरे पर रहे। उन्होंने दौसा में कहा कि राहुल गांधी मांस खाते हैं और संसद में भगवान शिव का चित्र लेकर आते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजस्थान में उपचुनावों में जीत का दावा करते हुए कहा कि ये लोग देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। प्रधानमंत्री बनने की लालसा में एक मंदबुद्धि बालक कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह नारे लगाने वालों के पास चला जाता है तो भारत चीन सीमा पर तनाव के हालातों में चीन जाकर चीन के नेताओं से मिलता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बीते कल दौसा और टोंक में विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंथन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे और बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि हम सब लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात को नीचे तक पहुंचाना चाहिए। आज हमारे देश में विपक्ष के लोग हिंदुओं को आतंकी बता देंगे तो क्या हम चुप रहेंगे? कोई हिंदू को हिंसक कह देगा और हम चुप बैठेंगे? कोई राम मंदिर का विरोध कर देगा और हम चुप बैठेंगे? कोई महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रंग का मजाक उड़ा देता है तो क्या इसको लेकर भी हम चुप रहेंगे? तो ऐसे लोग अपने सपनों में कामयाब होते रहेंगे। सीपी जोशी ने राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा कि जो लोग इस देश की राजनीति लाभ के लिए इसे बांटना चाहते हैं, जो लोग भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर विवाद हो और उस समय जो लोग पाकिस्तान के तलवे चाटे और ये कहें कि हमें मोदी को हटाने के लिए तुम्हारी आवश्यकता है, भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव हो और राहुल गांधी चीन के राष्ट्रीय नेताओं के साथ हाथ से हाथ मिलाकर बैठे रहें। इतना ही नहीं, जोशी ने आगे ये भी कहा कि जो गौ मांस खाता है और संसद में भगवान शिव की फोटो लेकर जाता है, इसलिए आप सबसे विनती है कि आने वाले समय में दौसा में भाजपा को जिताकर विधानसभा भेजिए। कांग्रेस ने सीपी जोशी के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष प्रदेश सरकार जनहित के लिए क्या कर रही है ये बताने की बजाय कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जो बीजेपी के तमाम नेताओं की आदत बन चुकी है। राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को अपनी सरकार के काम बताने चाहिए, विकास की योजनाएं बताने चाहिए। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि बीजेपी 20 निर्यातक कंपनियों से चंदा लेती है और अब इस बयानबाजी के बाद से सियासत गर्मा गई है और इसी मुद्दे पर आज हम इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तमाम हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर और इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहले एक प्रतिक्रिया सीपी जोशी की सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। जो लोग इस देश को राजनीति के नाम पर बैठ दे, जो लोग भारत पाकिस्तान में तनाव हो सीमा पर और उनके नेता पाकिस्तान के तलवे चाटे और कहे कि मोदी को हटाने के लिए तुम्हारा समर्थन चाहिए, भारत चीन के युद्ध में सीमा पर तनाव और राहुल गांधी चीन के राजदूत के साथ हाथ से हाथ मिलाकर बैठा रहे, जो गोमांस खाता है और संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर आता है। मैं ये कह रहा हूं सीपी जो गोमांस खाता है और संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर आता है। आप सबसे विनती है, ये कैसी टोली है जो इस जिले का नेतृत्व करती है? ये कैसी टोली है जो नीचे तक अपनी बात को, केंद्र और राज्य की बात को पहुंचाने का वादा रखती है? ये कैसी टोली है जिनके नेतृत्व में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हुआ, नगर निकाय और पंचायत राज का चुनाव भी होगा। आप सब लोगों से विनती है, इस बार दौसा में कमल खिलना चाहिए, कमल खिलना चाहिए। कांग्रेस को अपना इतिहास देखना चाहिए, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश भर में। ये छठवां अंक है टेररिस्ट अटैक जो है, एयर स्ट्राइक और पुरी और पुलवामा में जो हुआ वो एक छठ प्रकार का अंक है और इसका जवाब भी
दुश्मन राष्ट्र में जाकर हमारे सैनिकों ने किया, ये पहला अवसर है हिंदुस्तान में। और मोदी जी के बनने के बाद जीरो टॉलरेंस का आपने देखा होगा आतंकवाद पे, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के मंचों पर इस विषय पर मुखरता से अगर किसी ने बात की तो नरेंद्र मोदी जी ने की। कांग्रेस डोटासरा जी को तो थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि बाटला हाउस में जब आतंकवादी को एनकाउंटर में मार दिया था, उनकी अम्मा सोनिया गांधी जी पूरी रात सो नहीं पाई थी, इसका भी जवाब डोटासरा जी को जनता के बीच में देना चाहिए। तो सीपी जोशी के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। राकेश मीणा के अलावा कांग्रेस के और नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महोदय प्रदेश की जनता को उनकी सरकार जनहित के लिए क्या कार्य कर रही है बताने की बजाय कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की आदत बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें उनकी सरकार के काम बताने चाहिए, प्रदेश के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं वो बताना चाहिए, और एक देश की जनता को जवाब देना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी नहीं है जो बीफ निर्यातक कंपनियों से चंदा लेती है। मैं ये कह रहा हूँ सीपी जोशी जी को कैसे पता लगा कि वो क्या चीज़ खा के आते हैं। सीपी जोशी जी कोई जादू टोने वाले हैं या उनको कैसे पता लगता है कि राहुल जी क्या खा करके आते हैं। ये हिंदुत्व की बात करने वाले, हिंदुत्व का ठेका लेने वाले लोग हैं। ये जानबूझ करके और इस देश में नफरत का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, जिसका राहुल गांधी जी विरोध कर रहे हैं। संसद में भी जो उन्होंने मुद्दा उठाया, उस मुद्दे से ये लोग बहुत परेशान हैं और इसीलिए ये अनर्गल बातें करके और राहुल जी के संबंध में इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुस्लिम हिंदुत्व इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। और विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। पार्लियामेंट में भी उनको बड़ी हार मिली है और असेंबली के चुनावों में भी बड़ी हार उनके बीजेपी को वहाँ पर मिली है। वो पूर्वी राजस्थान में ये अपनी बौखलाहट निकाल रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि हमारा कोई धरातल वापस से पूर्वी राजस्थान में जम जाएगा। मैं उनको ये चेतावनी देता हूँ, पूर्वी राजस्थान में बीजेपी का सुपड़ा साफ अब भी हुआ है और आगे के चुनावों में भी होगा। तो आपने सुना राकेश मीणा को, इस पूरे मसले को लेकर उन्होंने पलटवार किया है और साफ तौर पर यह कहा है कि जनहित के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को उठानी चाहिए, लेकिन अनर्गल बयानबाजी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो गहमा गहमी इस बयान के बाद से ही देखने को मिल रही है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय कराते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र कटारा जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र जी। हमारे साथ पौरुष भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत है। आशुतोष रावत हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ राजिक फारशीवाला राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। और मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र कटारा जी से। नरेंद्र जी, जो बयान सीपी जोशी ने दिया है, उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन मुद्दे पर बात करने की बजाय कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर इस तरीके का हमला करना। बिल्कुल हमने मुद्दों पे बात की है और प्रदेश अध्यक्ष जी जब उपचुनावों को लेकर कार्य समितियों की बैठक में जा रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना सोचे समझे या बिना किसी उद्देश्य के बात करें। कोई भी अनर्गल बयान नहीं है, बिल्कुल चुनाव से जुड़े हुए हैं, जनता को जागरूक करने से जुड़े हुए हैं, करनी और कथनी में फर्क दिखाने वाले लोगों को उजागर करने वाले बयान है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है और वही चीज जनता के बीच जानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस केवल गुमराह करने का काम करती है। आपने पिछले चुनाव में देखा होगा संविधान के नाम पर कितना गुमराह किया, आरक्षण के नाम पर कितना गुमराह किया। ये केवल झूठ फैलाने का काम कांग्रेस करती है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर यही काम कर रहे हैं कि इनके चेहरे को उजागर कर रहे हैं कि कितना दोगलापन है। उन्होंने जो बयान दिया, मांस खाकर संसद में फोटो ले जाते हैं, भगवान का फोटो ले जाते हैं, इनके करनी में और कथनी में फर्क है। मैं तो ये कहता हूं
किसी भी धर्म से जुड़े हुए देवता हो, चाहे हिंदू धर्म के हों, ईसाई हों, सिख हों, कोई भी हो, उनकी फोटो कहीं संसद में ले जाना, टेबल पर पटक देना, यहाँ डाल देना, वहां डाल देना, इन सब चीजों की क्या आवश्यकता है? इससे आहत होती है जनता। और विशेषकर भगवान शिव शंकर की फोटो ले जाकर टेबल पर पटक देना, यहाँ से उल्टा डाल देना, सीधा पटक देना, पीछे डाल देना, इस सबसे हिंदूवादी हिंदू लोगों को बहुत ठेस पहुंचता है और बहुत ही दुख होता है। ऐसे काम करने से ठीक है, राहुल गांधी लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है नरेंद्र जी, मैं पौरुष भारद्वाज जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन एक सवाल आपसे मैं और करना चाहूंगी। जो आरोप लगाया गया है राहुल गांधी पर सीपी जोशी की तरफ से, क्या पुख्ता प्रमाण है कि राहुल गांधी मांस खाकर सदन में जा रहे हैं भगवान शिव की फोटो लेकर? इस तरीके का आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए, और क्या इसका प्रमाण आप देंगे जनता को? इसका प्रमाण खुद राहुल गांधी दे देंगे। आपका कोई भी रिपोर्टर, वरिष्ठ पत्रकार है, कोई रिपोर्टर जाके पूछ ले उनसे कि आप मांस खाते या नहीं खाते, तो वो अगर कह देते हैं मांस नहीं खाते तो हम मान जाएंगे। वो खुद कहते हैं मांस खाते हैं। उनके खूब सारे, आप बिहार में यहाँ पे जिनके साथ बैठे हैं, कई सारी चीजें वायरल होती है जब वो बड़े बड़े होटलों में, 7 स्टार्स में जाते हैं, विदेश आते हैं, सब जगह मांस की तस्वीरें, प्लेटें उनकी आती हैं। और चलो हम तो नहीं मान रहे, आपका कोई संवाददाता पूछ लेना उनसे वो मांस खाते हैं कि नहीं खाते। वो अगर कह देते मैं मांस नहीं खाता तो हम मान जाएंगे। ये कोई मुद्दा नहीं है, अभी मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए। उपचुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी, पौरुष भारद्वाज जी आप क्या कहेंगे इस पर? शिवानी जी देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो कि एक सत्ताधारी पार्टी, जो सेंट्रल में भी सत्ताधारी पार्टी है, स्टेट में भी सत्ताधारी पार्टी है, उनके अध्यक्ष के द्वारा यदि इस तरह का बयान दिया जाता है तो निश्चित तौर पे जनता के लिहाज से मैं बात करूं तो निश्चित तौर पे निंदनीय है और इसकी कड़ी आलोचना की जानी चाहिए। और एक राजनीतिक पार्टी के लिहाज से मैं बात करूं तो ये उनकी निराशा का और उनकी हताशा का परिचय है। देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि पहली बात तो प्रदेश अध्यक्ष जी को जब ये पता है कि जब विधायक के चुनाव होने के लिए जा रहे हैं, उपचुनाव जो होंगे वो विधायक पद के लिए होंगे, तो इनकी जो राज्य सरकार को बने हुए लगभग 6 से 8 महीने हो गए, तो इनको अपनी सरकार की उपलब्धियां बतानी चाहिए। और अगर ये पूरक तौर पर चाहे तो अपने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी वहां पे जिक्र करते तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इनको पॉलिटिकल माइलेज ज्यादा मिलता है और जनता भी इससे प्रभावित होती। और आज आप और हम लोग बैठ करके यहाँ पे इस तरह के छोटे मुद्दे की बजाय एक राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। परंतु देखिए, दुर्भाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के जो नॉर्थ ईस्ट के नेता हैं, जिसमें चाहे वो किरण रिजिजू जी रहे हो, चाहे वो इनके गोवा के नेता होते हैं, वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में वहां पे एक अच्छी क्वालिटी का बीफ जनता को उपलब्ध कराने की घोषणा करते हैं। वो लोग वहां पे वो चुनाव जीतने के लिए कहते हैं कि यदि हमारी सरकार बनती है तो गोवा में हमारी सरकार बनती है, नॉर्थ ईस्ट में हमारी सरकार बनती है तो हम वहां पे आपको एक अच्छी क्वालिटी का बीफ उपलब्ध कराएंगे। और यहाँ पर ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इलेक्ट्रोल बॉन्ड की विस्तृत सूची जब एसबीआई बैंक ने सौंपी तो वहां पर बीफ कंपनियों ने जो चंदा दिया वो भारतीय जनता पार्टी को दिया था, कांग्रेस को नहीं दिया था। इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में खुद में जो कमी होती है, खुद जो गंदगियां फैलाते हैं वही हमारे ऊपर थोपते हैं। हालांकि मुझे कहना नीचे पर तो भारतीय जनता पार्टी से रहे हुए पूर्व प्रधानमंत्री तो खुलेआम कहते थे कि मुझे कौन सी मछली खाना पसंद है, मुझे कौन से लेवल की वाइन पीना पसंद है, और मैं विवाहित होते हुए भी मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दों की बजाय यदि हम राजनीति में चर्चा करें, आप देखिए सबसे बड़ी बात अभी ताजा 4 दिन पहले इनके मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया। शिवानी जी, ये चाहते तो बजट भाषण की अपनी उपलब्धियां बताते जनता को कि भाई हमने देखिए पूरी राजस्थान के लिए ये किया वो किया और आप हमें वोट दीजिए। परंतु इनका निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टी के नाते तो मैं इस बात को कहूंगा कि कांग्रेस इनके आज के बयान के बाद निश्चित तौर पे हम इस बात को श्योर हो गए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वहां पे पहले ही हार मान ली है। ठीक है, आशुतोष जी के पास चलते हैं। आशुतोष जी, आपने दोनों ही पक्षों को सुना, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आपने सुना क्या कुछ कहा गया है, कांग्रेस पार्टी पर क्या आरोप लगाए गए हैं, आपने कांग्रेस पार्टी का भी पक्ष सुना। सबसे पहले आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए उस पर बात नहीं हो रही है? देखिए शिवानी जी, जो 5 उपचुनाव भी होने हैं, हमको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यह उपचुनाव सरकार के कामकाज की परीक्षा है। यह उपचुनाव एक जो जिस तरह का एक जनरल इलेक्शन होता है उसकी परिणति नहीं है, बल्कि पिछले 6 महीने 7 महीने जो भजन लाल सरकार को बने हुए हैं, उस 6 महीने 7 महीने के कामकाज से लोग कैसे हैं, संतुष्ट हैं या नाराज हैं, यह इस बात की मोहर लगेगी इन चुनावों के परिणाम से। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बजट भाषण में भारतीय जनता पार्टी ने एक विजन स्टेट के पब्लिक को दिया, पूरी जनता को एक विजन दिखाया कि अगले 4 साल में वो क्या करने वाले हैं, उस
बड़े विजन के साथ में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इन चुनावों में जाती है तो निश्चित तौर पर एक अच्छा मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। तो वहीं कांग्रेस के पास भी मौका है कि वह सरकार ने 6 महीने में क्या कुछ खोया है, जो बड़े बातें बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए थे उनका वो एक रियलिटी चेक वो अपनी जनता के सामने रख सकते हैं कि क्या वह चीजें वाकई धरातल पर हुई या नहीं हुई। तो निश्चित तौर पर दोनों राजनीतिक दलों में से जो यह समझाने में ज्यादा अच्छे तरीके से कामगर होगा कि हाँ हमने काम किया है, या यह विपक्ष यह समझाने में अगर सफल रहता है कि हमने चुनाव नहीं किया, तो परिणाम उसकी तरफ आने की ज्यादा संभावना है। हालांकि राहुल गांधी और तमाम नेशनल इश्यूज पर भारतीय जनता पार्टी अगर राहुल गांधी को घेर रही है तो है उनकी स्वाभाविक स्ट्रेटेजी है कि राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी लगातार चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो हर समय घेरने की लगातार कोशिश करती है, क्योंकि उनके पास में एक ऐसा नेता है जो शायद भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है जिसको आसानी से घेरा जा सकता है। राहुल गांधी के वो तमाम बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फेवरेबल हो जाते हैं, कांग्रेस को मुश्किल में खड़ा करते हैं। लेकिन क्या राजस्थान के चुनाव भी राहुल गांधी के मुद्दे पर लड़े जाएंगे? कांग्रेस क्या विधानसभा चुनावों में जिस तरह राहुल गांधी को विधानसभा चुनावों से दूर रख केवल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ में इस चुनाव में गई थी, क्या उसी स्ट्रेटेजी पर एक बार फिर से काम करेगी? ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल ठीक है, राजिक जी के पास चलते हैं। राजिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए राजिक जी, मुद्दों पर बातचीत नहीं हो रही है, क्या रणनीति बनाई जाएगी दोनों पार्टियों की तरफ से उपचुनाव को लेकर, इस पर बातचीत नहीं हो रही है। और जो हमला बोला जा रहा है एक दूसरे पर, खासकर बीजेपी ने जो हमला बोला है राहुल गांधी को लेकर, जो बयान दिया है सीपी जोशी ने, इसके बाद से पलटवार तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच मुद्दे कहीं पीछे छूट जा रहे हैं। देखिए शिवानी जी, ये जो चुनाव 5 विधानसभा के हो रहे हैं, ये कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन के जो लोग चुनाव जीते हैं, जो 5 विधानसभा लोकसभा के, उनकी विधानसभा खाली हुई है। भारतीय जनता पार्टी को ये सोच के चुनाव लड़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को पूरा चक्रव्यूह बनाना चाहिए कि हम इन 5 लोकसभा क्यों हारे। अगर हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो स्थानीय मुद्दे पे जाए, हम स्थानीय लोगों को साथ में लें। और विशेषकर वसुंधरा जी जो हमारी राजस्थान की कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी की, अगर हमने उनको इग्नोर किया, चुनाव में उनको दूर रखा, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी नुकसान की बात है। मेरा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 दिन 24 घंटे काम करती है अपने कार्यकर्ताओं के बल, और कांग्रेस जो है जनता के ऊपर चुनाव लड़ती है। तो नीचे जमीन पे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, लेकिन उसके कुछ नेता नाराज है, आपस में गुटबाजी है। और विशेषकर शेखावाटी क्षेत्र और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, जिसने चुनाव में रिजल्ट बदल दिया, क्योंकि पिछले 10 से 15-20 साल तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें जीत रही थी। ऐसा क्या हुआ इस चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी 14 सीटें जीती है और कांग्रेस 11 सीटें जीती है। इससे पहले 2014 में ऐसा हुआ था, उसके 2009 में 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ही शानदार प्रदर्शन कर 25 में से 25 सीटें जीती थी। तो भारतीय जनता पार्टी को सोचने का विषय है कि हम 14 सीट क्यों जीते और 11 सीट क्यों हारे। अगर इस बार भी हमने अपनी गुटबाजी रखकर सिंधिया मैडम को अगर चुनाव से बाहर रखा, तो ये 5 सीट जीतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत पैदा करेगा। बिल्कुल ठीक है, इस पर रिएक्शन लेते हैं नरेंद्र कटारा जी का। नरेंद्र जी, राजिक जी ने जो बात कही है, जो विचार रखे हैं अपने, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? हालांकि उन्होंने सही कहा है कि जो लॉस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुआ है राजस्थान में, उस पर फोकस करने की जरूरत है अभी भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल, मैं आपने सही कहा। और आपके आशुतोष जी ने भी जो मैंने सुना, आप पूरा अगर भाषण सुनेंगे, पूरा संबोधन सीपी जोशी जी का सुनेंगे, तो उस संबोधन में हमने लगातार जो माननीय भजनलाल सरकार ने जो बजट दिया है, उस बजट पे बात की है। हमारी सरकार क्या कर रही है, क्या किया है और क्या करने वाली है। हमारे जो संकल्प पत्र में हमने घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को कितना हमने पूरा कर दिया और आने वाले समय में कब तक हम पूरा कर देंगे। 4 लाख युवाओं को रोजगार का जो वादा किया है, पानी टंकी, नल, रोड, बिजली, सारी चीजों को जनता के बीच लेके गए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संस्कृति, विरासत और विकास सबको साथ लेके चलती है।
विकास के साथ में, हमारे बजट के साथ में, आगामी समय में क्या होने वाला, उन सब को लेकर यदि कोई हमारी संस्कृति पे हमला करता है, कोई हमारे धर्म पे हमला करता है, तो कोई हमें फूट डालो, राज करो, फूट डालो, इनको बिखेर दो, किसी को गुमराह कर दो, झूठ फैला दो, ऐसी बातें करता है, उनको उजागर करने का काम भी हमारे नेता करते हैं। तो हम सम्मिलित होकर सारी चीजों को साथ लेकर संस्कृति, विरासत और विकास सबका सामूहिक रूप से व्याख्यान होता है और जनता के बीच में बात ले जाने का काम हम करते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने वही काम वहां पे किया। हमने हमारे विकास के मुद्दे रखे, हमारे बजट में जो राजस्थान के विकास का पथ जो बन रहा है, जो विकास की रूपरेखा बनी है, वो सबके बीच रखी। इसके साथ ही राहुल गांधी जी जिस प्रकार देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, वो सब बातें भी जनता के बीच जाना जरूरी है कि किस प्रकार आरक्षण के नाम पर ये गुमराह करते हैं, कैसे संविधान की हत्या के नाम पर गुमराह करते हैं और किस प्रकार से संविधान की हत्या इनके पूर्व के, इनकी मुख्यमंत्री, इनकी पार्टी के लोगों ने की है। वो सब जनता के बीच जाना जरूरी है। वही काम हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं। ठीक है, राजीव जी आपके पास लौटूंगी, उससे पहले मैं पौरुष भारद्वाज जी के पास जाना चाहूंगी। पौरुष जी, बीजेपी तो कह रही है कि मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हैं, जनता की जो भी समस्याएं हैं उसको सुन रहे हैं, बजट को लेकर भी जो वादे और दावे किए गए हैं वो धरातल पर लाने की कोशिश भी लगातार बीजेपी की सरकार यहां पर कर रही है। आप लोग किन मुद्दों को लेकर उतरे हैं चुनावी मैदान में, क्या तैयारी है आपकी? शिवानी जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चाहे वो जो पहले 4 महीने पहले जो लेखा अनुदान की मांगे पारित करवाई गई थी, जो टेम्परेरी बजट था, और अभी वाला जो बजट था, वो बिल्कुल हकीकत से कोसों दूर है, जिसकी धरातल पे कोई भविष्य में उतरने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। ये 4 लाख नौकरियों की बात करी, मैं आपसे पूछता हूँ कि 4 साल, ये बजट 4 साल के लिए चुनावी घोषणा पत्र था या ये वर्ष, वित्तीय वर्ष 2024-25 का खाका था? मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को पता था इस बात का कि भाई हमारे जो भाषण, हमारे जो चुनावी बजट था उसमें कोई दम नहीं है, इसलिए उन्होंने जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात की। और देखिए, सबसे बड़ी बात, अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहने वाले जो हैं उनको भगवान शिव के चित्र से आपत्ति हो गई। देखिए आप, सबसे बड़ी बात, और उनको सबसे बड़ी बात इनको समझनी चाहिए कि भाई आप इन लोकसभा चुनाव में आप चुनाव क्यों हारे, आप ये विधानसभा उपचुनाव क्यों होने जा रहे हैं? इसलिए होने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्रत्याशी थे वो वहां पे कांग्रेस पार्टी के सांसद बन गए। तो अब आप, जब पहले भी आप लोकसभा चुनाव में भी आप इस तरह की धार्मिक उन्माद की बातें करते थे, आप विधानसभा चुनाव में भी इस प्रकार उन्माद की बातें करते थे। आपको उन एरियो में जहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं वहां पे जनता ने 2-2 बार खारिज करा है, 2-2 बार खारिज करा है शिवानी जी, और उसके बावजूद ये तीसरी बार वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनको इस बात को भूल गए कि हमारा एक मंत्री जो अग्निवीर मंत्री थे इनके, सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी, वो सरकार बनने के तुरंत बाद उपचुनाव हार जाते हैं। उसके बाद में जब बारी आती है लोकसभा चुनाव की, इनके 11 सांसद चुनाव हार जाते हैं, वहां से बुरी तरह चुनाव हार जाते हैं। उसके बावजूद भी ये लोग इस तरह के मुद्दों पे बात करने की बजाय जनता को बहकाने की बातें करते हैं। ये चीन की बातें कर रहे हैं। आप इनसे पूछे कि मोदी जी का खुद का बयान है जो इंटरनेट में वायरल हो रहा है, इसका जवाब लेंगे। मुख्यमंत्री रहते हो कितनी बार चीन गए, इनसे पूछिए आप इस बात को। जब डोकलाम पे चीन जब अपनी आबादी बसा रहा था, उस समय प्रधानमंत्री दावा कर रहे थे मीडिया में कि भारत की 1 इंच जमीन नहीं गई, जबकि मीडिया जो हमारा, चाहे भारत का मीडिया हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हो, वो दिखाता है। इसका जवाब लेंगे नरेंद्र जी से। गांव के गांव बसा ये जो आरोप आप लगा रहे हैं पौरुष जी, इसका जवाब हम नरेंद्र जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी राजीव जी के पास, वो कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथी से कहना चाहते हैं कि हम चीन के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वहां पर हम चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ लोकल मुद्दे पर। अगर ये 5 विधानसभा चुनाव है तो हमें, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को ये सूत्र देना चाहिए कि हमें लोकल स्तर के जो मुद्दे हैं उसको लेकर, क्योंकि यहाँ विधायक रहे जो 5 सांसद बने हैं, उनके खिलाफ जो वातावरण रहा है हम उसको बुना के चुनाव जीते। क्योंकि चुनाव तो लोकल है, विधानसभा का चुनाव है और उपचुनाव है, तो मेरा यही निवेदन है उनसे। ठीक है, ठीक है। एक बार आशुतोष जी के पास भी चलेंगे। आशुतोष जी, तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही है, लेकिन जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो जनता के हित में है, उस पर बातचीत नहीं हो रही है। भारत पाकिस्तान की बात हो रही है, चीन की बात हो रही है, इस तरीके के जातिवाद के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो मुद्दे होने चाहिए, जिन पर बातचीत करनी चाहिए, जिसको लेकर चर्चा करनी चाहिए, वो मुद्दे पीछे छूट जा रहे हैं इस तरीके की बयानबाजी के चक्कर में। बिल्कुल शिवानी, ये देखिए, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनकी लगातार उनकी अनदेखी हो रही है, लेकिन
कांग्रेस ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उसके बाद वो जिस तरह से ओवर एक्साइटेड है पूरे देश भर के अंदर, केवल राजस्थान की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे देश भर के तमाम राज्यों की राजनीति की बात कर रहा हूं, तो कांग्रेस को यह समझने की जरूरत है कि उसने जो एक नैरेटिव चलाया जिसकी वजह से उसको तमाम जगह पर भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी टक्कर उन्होंने दी, और लेकिन वो क्या नैरेटिव आज की डेट में भी उतना ही ग्राउंड पर वर्क कर रहा है। संविधान को बदलने के, संविधान को हटाने का जो नैरेटिव कांग्रेस ने चलाया कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आई तो यह संविधान के साथ छेड़खानी करेंगे, तो क्या वह नैरेटिव अभी भी आज की डेट में भी उतना ही ग्राउंड पर इफेक्टेड है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों को, अगर लोकसभा चुनाव की स्ट्रेटेजी को आप देखें तो कांग्रेस के पास में कोई ऐसा स्थानीय मुद्दा नहीं था जिसके आधार पर वह चुनाव लड़ने के लिए गई थी। कांग्रेस ने तमाम पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को केवल संविधान के नाम पर घेरा, तो यह तमाम सीटें ऐसी सीटें हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत सही बात कही आपने, बहुत सही बात कही आपने। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक छोटा सा रिएक्शन, जो कि समय कम है, पौरुष जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा शिवानी जी कि प्रदेश अध्यक्ष जी जब दौसा में जाते हैं, सवाई माधोपुर में जाते हैं, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचारित करने के लिए ईआरसीबी का मुद्दा बहुत बड़ा होता है। वो ईआरसीपी वहां पर नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते क्योंकि सरकार ने सिर्फ एक छोटी घोषणा करी है, ईआरसीपी का ओएमयू क्या हुआ वो आज तक सार्वजनिक नहीं है। बिल्कुल, इसका जवाब लेते हैं नरेंद्र जी से। नरेंद्र जी, बहुत कम समय है, 10 सेकंड में आपकी बात को पूरी कीजिए। मध्य प्रदेश, आप कितने क्यूसेक पानी राजस्थान? ठीक है, पौरुष जी जवाब लेते हैं, इसका समय थोड़ा कम है, जवाब ले लीजिए। ईआरसीपी पे प्रदेश अध्यक्ष 10 मिनट से ज्यादा बोले हैं, कहाँ चालू हुआ, कैसे ईआरसी बनेगी, क्या बनेगी, सब मुद्दे, और ये आपके स्टूडियो में बैठ के कह रहे हैं कि वहां पे ईआरसीपी का मुद्दा प्रदेश अध्यक्ष जी ने नहीं बोला। ये आपके सामने बैठ के झूठ बोल सकते हैं और यही झूठे फैलाते हैं। इनके नेता राहुल गांधी जीत का रिकॉर्ड, हार का रिकॉर्ड बना चुके हैं। पूरी देश दुनिया में इनके नाम रिकॉर्ड है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कितनी बार कांग्रेस हारी है, फिर भी ये लोग छाती ठोक के कहते हैं हम जीत रहे हैं। 543 सीटों में से 99 सीटें आई और बिल्कुल। तो अभी फिलहाल जो मुद्दा है वो ये है कि जिस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, जो जनता से जुड़ी है, उस पर ना होकर अनर्गल बयानबाजी हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नरेंद्र कटारा जी, पौरुष भारद्वाज जी और आशुतोष रावत जी हमारे साथ थे। राजिक फारशीवाला भी हमारे साथ जुड़े थे इस चर्चा में, आपने अपना कीमती वक्त साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।